आजकल बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता और पढ़ाई छोड़ करके बाकी सब काम में मन लगता है। जैसे आजकल बच्चों को शौक चढ़ गया है, स्टूडेंट लोगों को शौक चढ़ जाता है, वो भी स्कूल के पहले से ही, कि उनको जिम जाना है, जिम जा करके बॉडी बनाना है। तो देखो, जिम जा करके बॉडी बनाने में बुराई नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये भी मानना गलत होता है कि जिम जाएंगे, बॉडी बनाएंगे और मसल्स मस्कुलर हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी तुम रिसेंटली देख लो, सिद्धार्थ शुक्ला कितने बड़ा फिटनेस फ्रीक था वो, और इतना बड़ा फिटनेस आइकन होने के बावजूद भी वो हार्ट अटैक से मर गया। कितना उम्र था? 40 साल। उससे अच्छा फिजिक और उतना ज़्यादा खर्चीला बॉडी हम और आप तो शायद ही मेंटेन कर सकते हैं, या कोई एक आम आदमी शायद ही मेंटेन कर सकता है। तो ये धारणा बिल्कुल गलत है कि अगर आप जिम जाओगे, बॉडी बनाओगे, तो आप जो है सो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। और क्या होता है, कभी कभी इस चीज़ का साइड इफेक्ट भी होता है, क्योंकि हम अपने बॉडी को बेहतरीन तरीके से जानते ही नहीं है। हम बस दूसरों को देखते हैं और दूसरे को देख करके इंस्पायर हो जाते हैं। क्या सही है, क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम नहीं सोचते। देखो, हर इंसान के शरीर का बनावट जो होता है अलग अलग होता है। स्केलेटल सिस्टम की बात करें, हड्डियों की ढांचे की, तो हड्डी का ढांचा सबका एक जैसा होता है, लेकिन जो क्या है ना, आरबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट, उसके अंदर में कितना, कौन सा टिश्यूज डेवलप्ड है, उसका इंटरनल ऑर्गन कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, ये सारी चीजें सबकी अलग अलग होती है। तो देखो, वर्कआउट जो लोग करते हो ना, अच्छी बात है, वर्कआउट करना चाहिए, लेकिन उसके पहले आपको अपने शरीर को बेहतरीन तरीके से समझना होगा। आपको अपने बेहतरीन शरीर को बेहतरीन तरीके से समझना होगा। दूसरी चीज, देखो, बहुत जगह कहीं पे भी जेन्युइनली जो लोग बोलते हैं ना, उनकी अगर आप बात सुनोगे तो देखो, शरीर बनाने में 70 to 80% उसका हिस्सा जो होता है, 70-80% चीजें डाइट मायने रखती हैं, खाना मायने रखता है, और 20% से 30% सिर्फ एक्सरसाइज मैटर करता है। तो हम क्या करते हैं, हम उल्टा करते हैं, 70 to 80% एक्सरसाइज करेंगे और 20 से 30% हम खाना लेंगे। अरे आप डाइट प्रॉपर लो ना, आपको बॉडी बनाने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आप नॉर्मल योगा भी करोगे, आप स्ट्रेचिंग वगैरह भी करोगे, तो भी आप अपने आप को फिट महसूस करोगे। वो अलग चीज है यार, कि अगर तुमको इसमें अपना करियर बनाना है, तुमको बॉडी बिल्डर ही बनना है, प्रोफेशनल, तुमको कॉम्पीट करना है, तो बात अलग होती है। और दूसरी चीज ये भी कि अगर तुम किसी भी जिम के ओनर से या फिर कोई भी फिटनेस ट्रेनर से अगर तुम इस बारे में बात करोगे या ये चीज पूछोगे कि क्या हमको जिम जाना चाहिए, क्या मेरा वेट, ये मेरा हाइट, मेरा उम्र सही है, तो ये चीज बताएंगे कि हाँ हाँ जा सकते हो। क्यों? क्योंकि उनको अपना धंधा चलाना है। वो अगर तुमको सजेस्ट नहीं करेंगे आने के लिए, तो उनका धंधा चलेगा कैसे? लेकिन जेन्युइनली अगर तुम किसी भी एक्सपर्ट से पूछते हो, एक्सपर्ट से अगर तुम बात करते हो, तो तुमको वो चीज बताएंगे कि देखो, डाइट मैटर करता है ज्यादा। तो आप जितना वर्कआउट करते हैं उससे ज्यादा आपको प्रॉपर डाइट लेना पड़ेगा, आपको एक बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा। और बैलेंस डाइट भी आप पढ़े होंगे कि अलग अलग लोगों का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। देखो, एक और केस, अभी मैं जस्ट रिसेंटली एक फेसबुक वॉच पे एक वीडियो आ रहा था, तो मैंने देखा कि एक बंदा जो है सो हरियाणा का था, वो वर्कआउट एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट किया। इंटेंस वर्कआउट करने के बाद वो बस बैठा था, 10 मिनट के बाद उसकी मृत्यु हो गई, मौत हो गया उसका, वो मर गया। तो ऐसा भी मत करो कि जिम में जा करके तुम एक्सेस वेट उठा लो, एक्सेस वो कर लेने से एक ही दिन में बॉडी बनता है। नहीं नहीं, तुम WWE के रेसलर्स लोग को देखो, वो रेसलर्स जो हैं सो बचपन से 12 साल से 13 साल की उम्र से लेकर के वो 30 साल, 35 साल, 40 साल तक बॉडी बनाते हैं, तब उनके मसल्स इतने हेवी होते हैं। और कुछ लोगों को लगता है कि भैया बॉडी एक दिन में बन जाएगा, तो नहीं, ऐसा रिस्क मत लो। बहुत बुरा लगा ये सारा चीज़ देख करके, ये चीज़ सुन करके। और क्या करोगे, ये दुनिया है, होता है, लोग जाते ही हैं। चलो, तो आज हमारा टॉपिक है, अब ये मत सोचना कि ये केमिस्ट्री के लेक्चर में जो है सो बायोलॉजी कहाँ से डाल दिए। तो नहीं, देखो, बीच बीच में क्या है ना, कि ये सारी चीज़ें आपको जाननी जरूरी है, मुझे बताना, ये मेरा फर्ज है, मैं इस चीज़ को अपना फर्ज समझता हूँ कि मुझे ऐसी जानकारियाँ आप लोगों को देनी चाहिए, ठीक है। तो चलो, आज हम सिर्फ टॉपिक कवर करने वाले हैं 1.5। देखो, ऐसा है ना कि जो टॉपिक छोटा है उसको हम दूसरे टॉपिक, बड़े टॉपिक के साथ में हम कवर कर ले रहे हैं। नहीं तो जनरली हम एक एक टॉपिक को लेकर के चल रहे हैं, ऐसा जो इसका सब पॉइंट्स दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, देखो, आपने बहुत सारे लेक्चर्स देखे होंगे और सब में एक ही चीज बताया जाता है। अलग क्या बताएंगे, बताओ, क्या अलग बता सकते हैं? कुछ अलग नहीं बता सकते। और अलग है क्या? फंडा तो वही है ना। अब अगर ए लिखा हुआ है तो उसको आप क्या पढ़ोगे? उसको चाहे वो पीएचडी किया हुआ इंसान पढ़ाए, चाहे उसको कोई मैट्रिक फेल बच्चा पढ़ाए, तो क्या वो बताएगा तुमको? वो ए नहीं, उसके जगह पे वो क बता देगा ए को? नहीं, चीज वही होता है। चाहे, हाँ, बस समझने का तरीका अलग अलग हो सकता है, इसको कैसे मेमोराइज करें, इस तरीके पे आप अलग अलग तरीके पे रिसर्च करो,
ठीक है ना, कि कैसे इसको याद करके रखा जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें देखो भविष्य में तो ये सब काम में ना आने वाला है नहीं, कभी भी काम में आने वाला नहीं है। क्योंकि जब तुम जॉब पालोगे, जब आप जॉब में होंगे और या फिर जब आप अच्छे पोस्ट पे होंगे, तो आपके लिए ये सारी चीज़ें फिर कोई मायने नहीं रखती। लेकिन अभी अगर आपको एग्जाम देना है तो ये सारा चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो आओ एक एक करके देखते हैं बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो देखो इसमें 5 लॉज हैं, 5 लॉ आपके चैप्टर 1 में दिए हुए हैं, एनसीईआरटी क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 में ये 5 लॉज दिए हुए हैं और यही 5 मेन लॉज हैं। और भी लॉज हैं लेकिन क्या है कि वो इंक्लूडेड नहीं है आपके सिलेबस में, और अगर हैं भी तो वो जेईई मेंस और एडवांस के लिए वो बनाए गए हैं, तो वो आपको अभी फाउंडेशन कोर्स में नहीं पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, इस वीडियो के पहले में हमने कवर किया था, जिन्होंने नहीं देखा भैया वो देख लीजिए, अनसर्टिनिटी इन मेजरमेंट, मैं लिंक जो है सो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके पहले भी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, और उसके पहले मैटर। ये सारी चीजें अगर आपने नहीं देखी तो जाइए, जा करके पढ़िए, तब फिर आइए आप इस टॉपिक पे पढ़ने, तब आपको ये समझ में आएगा। तो ठीक है, हमारा पहला लॉ है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ऐसा नाम ही बता रहा है। देखो अगर आप हिंदी मीडियम के हैं या फिर अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो भी आप इस चीज़ को समझते होंगे, इसका हिंदी मतलब आप समझते होंगे। और मैं ये चीज़ बार बार फोकस करता हूँ इस टॉपिक पे, इस चीज़ पे मैं फोकस करता हूँ कि किसी भी टॉपिक को अगर आपको समझना है ना, तो उस टॉपिक का जो हेडिंग है उस पर फोकस कीजिए। आपको याद होगा जब हम लोग स्कूल टाइम में पढ़ते थे, ऐसे वगैरह जब हमको लिखवा या फिर ऐसा कोई नोट्स लिखाया जाता था, तो कभी उसको लिखवाने के बाद हम लोगों को एक नंबर या 2 नंबर का आता था कि उसका आपको हेडिंग लिखना है। तो हेडिंग लिखने के लिए क्यों, अच्छा हेडिंग क्या होना चाहिए कि मतलब वो उस टॉपिक को पूरा डिफाइन कर दे। तो एक्चुअली में फंडा यही होता है कि जो भी टॉपिक होता है ना, टॉपिक का जो हेडिंग होता है वो उस टॉपिक को पूरी तरीके से डिफाइन कर देता है, लगभग 70-80% उसको डिफाइन कर देता है। तो ये है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कहने का मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन मींस संरक्षण, संरक्षित रहता है। मास जो होता है, मास हम पढ़े थे ना, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इनसाइड एनी बॉडी। तो मास जो होता है, ये कहता है लॉ कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को ना हम बना सकते हैं, ना हम उसको तोड़ सकते हैं, या फिर उसको नष्ट नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। क्योंकि मास ओवरऑल जो इस यूनिवर्स में है वो फिक्स है, एकदम फिक्स है। जैसे अगर तुम, अच्छा कुछ लोग बोलेंगे, कुछ स्टूडेंट अब ये बोलेंगे कि सर हम तो बना सकते हैं, सर हम हाइड्रोजन लेकर के, ऑक्सीजन लेकर के पानी बना देंगे, पानी तो था नहीं पहले से। तो गधों, क्या है ना कि यही सारा लॉ ये चीज तुमको बताएगा, ठीक है। यही जो 5 लॉ है यही तुमको इसके बीच में फर्क बताएगा कि अरे नहीं बबुआ, वो तो है ना, वो हाइड्रोजन है, वो जो ऑक्सीजन है, उसको तुम जो जोड़ करके एक बना दिए, तो बनाए का तुमने तो ऑक्सीजन को ले लिया, तुमने तो हाइड्रोजन को ले लिया और उसको मिला दिया। तो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मास जितना होगा उसी के इक्विवेलेंट ये तुम्हारा प्रोडक्ट बना है पानी। अब तुम बोलोगे कि हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इस हाइड्रोजन, इस H2O से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर देंगे। तो ठीक है, कर दो, वो फिर से जहां से आया वहीं चला जाएगा। जैसे हम कहते हैं हमारा ह्यूमन बॉडी जो हम बने हुए हैं, जो आप बने हुए हैं, क्या है कि जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो हम क्या होंगे कि हम या तो जला दिए जाएंगे या तो दफना दिए जाएंगे। तो कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी जो है सो 5 तत्वों से बना हुआ है, 5 डिफरेंट एलिमेंट से बना हुआ है, और ये वापस उसी 5 डिफरेंट एलिमेंट्स में चला जाता है, ठीक है ना। तो इट इज नीदर क्रिएटेड, मास इज नीदर क्रिएटेड नॉर इट इज डिस्ट्रॉयड। मान लीजिए कि ये है x, एक एलिमेंट है, इसको हम कंबाइन करते हैं y के साथ, तो हमारा प्रोडक्ट बनता है xy, ठीक है। तो जितना अमाउंट हम लेंगे x का, जितना अमाउंट हम लेंगे y का, तो उसी का टोटल यहां पे वो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। इसको खोजने वाले ये लॉ को देने वाले का नाम है एंटोइन लेवोइसियर, और इन्होंने इस लॉ को 1789 में दिया था। तो याद रखिएगा, मास को ना बनाया जा सकता है और ना ही इसको डिस्ट्रॉय या फिर बर्बाद या तोड़ा, कुछ भी नहीं किया जा सकता। दूसरा है 1.5.2 लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। डेफिनिट प्रोपोर्शन, ये देखो बड़ा मजेदार लॉ है और बहुत आसानी से ये सारी चीजें समझ में आएंगी। क्या है कि इसको दिया था कि देखो जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। ये एक फ्रेंच केमिस्ट थे, ये कहाँ के थे, फ्रांस के थे, और केमिस्ट थे ये। तो इन्होंने ये लॉ को दिया था। इस लॉ के मुताबिक क्या है, देखो ये कहता है कि तुम जो है सो कहीं से भी किसी भी कंपाउंड को लो, कोई भी कंपाउंड या तो नेचुरली तुम उठाओ या फिर उसको तुम बना लो लैब में, ठीक है। क्या चीज, या तो तुम उस कंपाउंड को नेचुरली उठाओ
या तो तुम उस कंपाउंड को लैब में बना लो इनऑर्गेनिकली, ठीक है, तो उन दोनों का जो कंपोजिशन होगा वो सेम होगा। उन दोनों का जो जिस रेशियो में उसके एलिमेंट्स कंबाइन होकर के बने हैं, ठीक है ना, वो रेशियो चाहे आप नेचुरली लेते हैं उसको, चाहे आप आर्टिफिशियली लेते हैं, वो रेशियो थ्रू आउट सेम होगा, हमेशा हर जगह से सेम होगा, ठीक है। तो ये बस लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ऐसा कहता है। मैंने एग्जांपल लिया H2O का, और ज़्यादातर क्या है ना कि लोग H2O का ही एग्जाम्पल लेते हैं, या फिर आपके बुक में भी H2O का ही ज़्यादातर एग्जाम्पल दिया हुआ है। कारण क्या है, H2O जिस चीज़ से बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, इसके रिस्पेक्ट में समझना और समझाना दोनों बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। तो मान लो कि एक हमने वाटर लिया था, हम गए एक दिन गंगा नदी में, बनारस गए और वहाँ से पानी लेकर के आ गए, गंगा जी का पानी लेकर के आ गए, जल लेकर के आ गए। कहते हैं भाई गंगा जी का पानी सड़ता भी नहीं है, ठीक है, कभी महकता भी नहीं है, खराब भी नहीं होता है, जो भी हो, पानी लेकर के आए हम एक गंगा नदी से, बनारस से। अरे एक पानी जो है सो हम पीछे वाली नाली से उठा लिए, ठीक है। देखो कंपेयर मन नहीं कर रहे हैं हम दोनों का। तो ये पानी हम उठा ली, पीछे में मेरे घर के पीछे पानी जमा हुआ रहता है, तो मैं यहाँ से पानी उठा लिया। चलो मान लेते हैं कि दोनों हम 5-5 ग्राम लिए हैं, तो 5-5 ग्राम अगर हम लिए हैं, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है, किस रेशियो में कंबाइंड होता है, 2:1 के रेशियो में। तो ये जो चाहे गंगा जी का पानी है ये हमारा, या तो ये हमारे घर के पीछे का नाली का पानी है, इस दोनों में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो दोनों एक ही फिक्स्ड रेशियो में कंबाइंड है, वो एक ही रेशियो में जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से आप समंदर से पानी ले लो, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, अमेरिका का पानी लो, हर जगह पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन है वो दोनों सेम ही रहेगा, ठीक है। ये तीसरा लॉ, इसको कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये देखो सब टॉपिक ही अपने बारे में बता देता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता क्या है, ये कहता है कि मान लीजिए कि एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट से दो अलग अलग प्रोडक्ट्स बन गए हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहां पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन से एक प्रोडक्ट बना वाटर, और इसी हाइड्रोजन से एक प्रोडक्ट बना हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और दूसरा एलिमेंट जो इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ा इन दोनों प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए वो था ऑक्सीजन, ठीक है। इतना आप समझ गए। तो मान लीजिए कि हाइड्रोजन 2 ग्राम था, फिक्स है। ऑक्सीजन हमने लिया पानी बनाने के लिए 16 ग्राम, ठीक है। हाइड्रोजन 2 ग्राम, ऑक्सीजन 16 ग्राम, तो हमारा वाटर कितना बना, 18 ग्राम, ठीक है। समझ गए। अब मान लीजिए कि वही हाइड्रोजन, उसका उतना ही मास, मतलब 2 ही ग्राम, ये हमने 2 ग्राम लिया, और अब की बार लिया ऑक्सीजन 32 ग्राम, ठीक है। तो हमारा क्या कंपाउंड बन गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है ना। तो देखिएगा यहां पे फंडा क्या है, ये कहना क्या चाहता है लॉ, कि अगर हम किसी भी एक एलिमेंट का मास को फिक्स रखते हैं और दूसरे एलिमेंट्स के मास को हम रिक्वायर्ड अमाउंट में, कि हमको प्रोडक्ट क्या बनाना है उसके हिसाब से बढ़ाते या घटाते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी सेम एलिमेंट। जैसे यहां पे ऑक्सीजन है, देख लो हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो ये पानी बना रहा है। यहां भी हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना रहा है। फर्क क्या है कि हाइड्रोजन से ऑक्सीजन बनाने में, वाटर बनाने में मैंने ऑक्सीजन लिया है 16 ग्राम, और यहां हाइड्रोजन से हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने में मैंने ऑक्सीजन लिया है 32 ग्राम। तो अब इस लॉ के अकॉर्डिंग ये कहता है कि ये जो दो डिफरेंट हमने वेट्स लिए हैं ना सेम एलिमेंट का, इसको अगर मैं इसका अगर मैं रेशियो निकालूंगा, इसका रेशियो क्या होगा, 16:32, ठीक है। तो 16 1 जा 16, 16 2 जा 32। ये किस रेशियो में आ रहा है, 1:2। तो ये बोलता है कि ये रेशियो एक होल नंबर में होगा, ठीक है। क्या बुराई है, होना था, होता ही है, होगा ही होगा, ठीक है। अब वो बोल रहा है तो होगा ही होगा, हमको तो मानना ही है, ठीक है। हम इसको प्रूफ तो कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास लैब का भी वैसा कोई इक्विपमेंट है नहीं, हम आपको प्रूफ करके दिखा नहीं सकते, ठीक है। नहीं तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, और फ्यूचर में अगर कभी मौका मिलता है ना, अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा ये सारी चीज़ें कर करके, ये सारी चीज़ें मैं प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो भाई मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि यार कम से कम सपोर्ट करते रहो बीच बीच में।
तो ठीक है, फिर से एक बार रिकॉल कीजिए कि ये हाइड्रोजन का हमने मास को रखा 2 ग्राम और ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम रखा, तो ये वाटर दे दिया 18 ग्राम। उसके बाद एक बार हाइड्रोजन का मास फिर से 2 ही ग्राम रखा, ऑक्सीजन को रखा हमने 32 ग्राम, तो ये दे दिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड 34 ग्राम। और इन दोनों ऑक्सीजन का जो मासेस है, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है, लेकिन हम ये चीज भी बताए हैं कि हम लैब में ना उतना क्वांटिटी में लेते नहीं कि हम उसको किलोग्राम के रिस्पेक्ट में मेजर कर सकें, तो हम इसको लेते हैं किसमें, ग्राम के रिस्पेक्ट में लेते हैं, या फिर और जरूरत हुआ तो और मिलीग्राम भी लेंगे, छोटा यूनिट्स लेंगे हम। जितना हमारा एलिमेंट का वेट होगा उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि हमको वेट कौन सा लेना है। तो यहां पे 16 ग्राम लिया, यहां पे 32 ग्राम लिया, इन दोनों का रेशियो निकाला 1:2, दैट इज अ होल नंबर। बस ये लॉ इतना ही कहता है, ठीक है। चौथा है गे-लुजैक लॉ। अच्छा, ये जो लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इसको दिया था डाल्टन ने, जॉन डाल्टन, जिसके बारे में अगला 1.6 है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, हम इसको इस वीडियो के बाद वाले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। बोलोगे तो हम उस पर सिर्फ एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे, चूंकि एक छोटा सा टॉपिक ही है, 5-10 मिनट का एक वीडियो बना देंगे उसको समझाने के लिए। नहीं तो बोलोगे तो अगले लास्ट टॉपिक में हम सोच रहे हैं कि इसके बाद का जो वीडियो होगा वो लास्ट वीडियो होगा और उसमें सारा को इंक्लूड कर देंगे हम एक साथ, जो लास्ट में दिया हुआ है, क्योंकि बहुत ईजी है वो, ठीक है ना। तो अब यहां पे देखो क्या है, गे-लुजैक लॉ। ये मैं जब भी पढ़ रहा था, मैं जब 11th में था, तो मुझे ये नाम सुन करके बड़ा हंसी आता था। इसका नाम ही है गे-लुजैक लॉ। मुझे ऐसा लगता था ना जैसे ये अपने बारे में तारीफ कर रहा है कि हे आई एम लुजैक एंड आई एम गे। फिर मुझे बाद में पता चला कि नहीं, इसका नाम ही है गे-लुजैक, ठीक है। तो ये भी एक केमिस्ट ही थे, ठीक है। इन्होंने ये लॉ दिया था, गे-लुजैक लॉ, 1808 में। हाँ देखो, एक सवाल और भी उठता है, बहुत सारे क्या है ना, बच्चों की वैरायटी होती है, अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, तो सबके मन में आता है जैसे सर ये हाँ हो गया एवोगैड्रोस लॉ, ये हो गया गे-लुजैक लॉ, तो ये सारा, ये जैसे एंटोइन लॉ क्यों ना हो गया, या लेवोसियर लॉ क्यों ना हुआ, ये जोसेफ या लॉ क्यों ना हुआ, या डाल्टन लॉ क्यों ना हुआ, ठीक है, ऐसा क्यों नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे सर देखिए गे-लुजैक लॉ हो गया ये, तो तुम ये भी गौर किए होगे, जैसे हमारे यहाँ जो साइंटिस्ट थे ग्रेट चंद्रशेखर वेंकट रमन, वो उन्होंने भी दिया था, रमन इफेक्ट दिया था ना, तो ये नाम पर रखा जाता है। ये मुझे जानकारी नहीं है एग्जैक्टली ऐसा क्यों होता है, ये केमिस्ट लोग ने, अजीब पागल लोग होते हैं, और ये सब फैसला ले लेंगे अपने, जैसे कि जो ऐसा यूनिट डिसाइड करना था, तो ऐसा यूनिट डिसाइड करने के लिए उन्होंने फ्रांस में फैसला ले लिया, और उसके बाद हम लोगों को खाली नोटिस जारी करके बता दिया कि ये ऐसा यूनिट जो है तो इस चीज़ का ये होता है, मास का किलोग्राम होता है ना, लेंथ का जो होता है मीटर होता है, ऐसा ये उन्होंने बस हमें जानकारी दे करके, नोटिस दे करके बता दिया। ये क्या करते हैं, क्यों करते हैं यार, पता नहीं, ठीक है। और क्यों नाम पे रखा जाता है लॉ, ये भी मुझे नहीं पता, तुम्हें पता है तो भाई बताओ रिसर्च करके। बस मुझे तो लगता है ये सब उल्टे खोपड़ी वाले लोग होते हैं, ये जो मन में आता है। अच्छा, कोई सुपीरियर हो, तुमको तो लगता है कोई बॉस होता होगा, जैसे आजकल बच्चे तुम लोग लड़ाई करते हो ना, तो अपने बॉस को जाओगे खबर करने, भाई हमको मार दिया तो हमको भी ले चलो यहाँ, चलिए लड़ाई करने के लिए हम जाएंगे, हमको मार कैसे दिया, आपके रहते मार दिया। तो हो सकता है कि ये बॉस हो, केमिस्ट लोग का बॉस हो, कि हम नाम रख दिए अपना लॉ से, अपना नाम से हम अपना लॉ रख दिए, कोई इसको चेंज नहीं करेगा फ्यूचर में, तो हो गया, हो सकता है दबंग आदमी होगा, ये सब नाम रख दिया अपना, ठीक है। खैर, गे-लुजैक लॉ क्या होता है, ये कुछ अलग लॉ नहीं है, सारे लॉ इंटर रिलेटेड है, बहुत आपस में जुड़े हुए हैं। क्या है, ये जो 2 नंबर वाला था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इसी से मिलता जुलता है ये वाला लॉ। बस फर्क बस इतना है कि इसमें मान लीजिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हमने लिया था उसका वेट किस में था, ग्राम में था, और यहां पे हम इसका वॉल्यूम लेते हैं, ठीक है। और क्या है कि इसके वॉल्यूम का रेशियो हमेशा हमेशा सेम होगा। फिर से समझिए आप बात को, मान लीजिए कि यहां पे 100 ml हमने लिया है हाइड्रोजन, 50 ml हमने लिया है ऑक्सीजन, ये कितना दे रहा है, 100 ml वाटर दे रहा है, ठीक है। यहां पे देखो जो वॉल्यूम है इसका, जितना क्वांटिटी हमने लिया है, उस क्वांटिटी को, उस रेशियो को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें ये देखो सिंपलेस्ट रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। बस ये लॉ इतना ही कहता है। उसी तरीके से समझो, यहाँ जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन था, यहाँ पे हमने क्या बताया था कि आप किसी भी सोर्स से वाटर को उठा लीजिए, तो वो जिस जिस एलिमेंट से बना हुआ है उस एलिमेंट्स के मासेस का रेशियो हमेशा सेम होगा, कहीं से भी उठाइए। उसी तरीके से आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वॉल्यूम्स ले लीजिए। हाइड्रोजन हमने एक एग्जांपल के लिए जो आपके बुक में दिया हुआ है, हाइड्रोजन हमने लिया 100 ml और ऑक्सीजन हमने लिया 50 ml, ठीक है। तो ये भी एक सिंपलेस्ट रेशियो में आएगा, दैट इज 2:1।
1 के रेशियो में। ठीक है, बहुत इजी इजी लॉ है। बस या तो आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं, या तो फिर आप बुक से डेफिनेशन लिख करके आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट लॉ है एवोगैड्रोज लॉ। ये देखो, एवोगैड्रो जो थे ना, ये भी दबंग आदमी होंगे भाई, अपने नाम से लॉ रखवा लिए, हो सकता है। तो ये इनका दबंगई भी ठीक ही ठाक था, और ज़्यादा ये मतलब मुझे प्रभावित नहीं किया, मैं इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हूँ। हाँ, मुझे पसंद है ये गे लुजैक लॉ, ये चूंकि इनका नाम ही बड़ा ऐसा है। ठीक है, इनका तो एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रोज नंबर, ये यार इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाते गए ये केमिस्ट्री को ना, लेकिन क्या करें, कर भी क्या सकते हैं, हमारे आपके हाथ में कुछ नहीं है। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम अगर सफ़र किए हो ये सारा चीज़ पढ़ लिख करके, ये तुम्हें परेशानी होती है, तो भाई तुम भी एक दिन केमिस्ट बन जाओ, बहुत बड़े, बहुत डीप रिसर्च करते हुए पढ़ते 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 उसके जड़ तक पहुंच जाओ कि कहाँ से ये शुरू हुआ है। ठीक है, तब तुम भी सारे चीज़ को बदल देना, कौन मना करेगा। तुम भी अपना दबंग बन जाओ इधर, तुम भी अपने नाम से रमेश इफेक्ट है ना, रोहन इफेक्ट, ठीक है, राहुल इफेक्ट, सब करते रहना, फिर तुम भी बनाते रहना। राहुल्स लॉ, कितना अजीब लगेगा नहीं, पप्पूज लॉ। ठीक है, तो लास्ट वाला है एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ कहता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये कहता है कि इक्वल वॉल्यूम अगर हम लेते हैं किसी भी चीज़ का, जैसे मान लो कि हाइड्रोजन हमने लिया 2 वॉल्यूम और ऑक्सीजन हमने लिया 1 वॉल्यूम, तो वाटर कितना बनेगा, 2 वॉल्यूम पानी का बनेगा। और यहाँ पे क्या है कि कोई भी अनरिएक्टेड ऑक्सीजन नहीं है, ऐसा नहीं है कि कुछ ऑक्सीजन का पोर्शन बच गया है, ये कंप्लीटली रिएक्ट कर गया है, और कंप्लीटली रिएक्ट करने के बाद कितना बनाया है, 2 वॉल्यूम। लेकिन कंडीशन क्या है, कब ये 2 वॉल्यूम बनाएगा और कब ये पूरा रिएक्ट कर जाएगा, जब हम प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, कांस्टेंट मतलब फिक्स रखेंगे। लेट से अगर हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं, तो मान लो कि अगर हम 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखें, तो 40 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराते हैं 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम ले करके, तो ये 2 वॉल्यूम पानी का बनाएगा। उसी तरीके से आप अमेरिका में चले जाओ, अमेरिका में क्या कीजिए कि फिर से आप हाइड्रोजन लीजिए 2 वॉल्यूम, ऑक्सीजन लीजिए 1 वॉल्यूम, वो पानी बनाएगा कितना, 2 वॉल्यूम ही पानी बनाएगा। तो ये पांचों लॉ बहुत ईजी हैं। एग्जाम में पूछा क्या जाएगा, तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा इनके लॉज का जो स्टेटमेंट है वो पूछा जा सकता है, और पूछा जा सकता है इस लॉ को किसने दिया है। जैसे कुछ लॉ है तो उनके नाम में ही आपको पता चल रहा है, गे लुजैक लॉ, एवोगैड्रो लॉ, ये नाम से ही पता चल रहा है कि इनको इस लॉ को किसने दिया है। इस लॉ को दिया है गे लुजैक ने और इसको दिया है एवोगैड्रो ने। तो ये गे भाई ने दिया जिस लॉ को, ये थोड़े ऐसा थोड़े पूछेगा, इतना बुड़बक होता है क्या सब स्टेट बोर्ड वाले लोग कि हु गेव द गे लुजैक लॉ। ऐसा नहीं हो सकता ना। हाँ, ये पूछ सकता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया, किस साल दिया, ये पूछ सकता है, और इसका स्टेटमेंट पूछ सकता है। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चंस जो होता है ना, इस लॉ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, वो आपको फाउंडेशन में नहीं पढ़नी जनरली, इसको आपको पढ़ना है ज़्यादा डीपली, या फिर डीपली आपको इस पे न्यूमेरिकल्स बनाने हैं अपने एडवांस कोर्सेज में। ठीक है, तो अभी के लिए आप इतना ही जानो। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 1.6, और ये है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। देखो इसके बाद है 1.7, तो ये ना क्या है, इसका एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। मैं चाहता हूं कि मैं 1.6 और 1.7 दोनों को एक ही वीडियो में कवर कर लूं, क्योंकि बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। और लास्ट का एक और टॉपिक है क्या, परसेंटेज कंपोजिशन और स्टीरियो केमिस्ट्री एंड स्टीरियो मेट्रिक कैलकुलेशंस। ये सारा मैं चाह रहा हूँ कि एक में ही कवर कर लूँ। वीडियो लंबा होगा, कोई बात नहीं यार, क्या करना ही क्या है जीवन में। जितना देर तुम बाहर घूमते हो उतना देर बैठ करके देख लोगे, 1 घंटा 1.5 घंटा, तो हो जाएगा तुम्हारा पढ़ाई, और बेहतरीन तरीके से समझ भी जाओगे। ठीक है, तो ये काम अब ठीक है, अगर तुमको जैसा लगे मुझे बताना, और अगर तुम्हें लगता है कि अलग अलग टॉपिक पढ़ाना चाहिए तो हम वो भी करेंगे। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। हेल्दी रहो, फिट रहो, गलतफहमी में मत रहो। ठीक है, बाकी सब ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।